चलिए, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स और conditions in which the beats are going to be formed, the whole theory, the derivation, the frequency of beat and its application, इन टॉपिक्स पर हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कशन हो चुका है। और लास्ट जो लेक्चर हमने कंडक्ट किया था वो न्यूमेरिकल्स को लेकर ही था। तो इलस्ट्रेशंस में से आई गेस हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक का सॉल्यूशन बनाया है। अब आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। आई थिंक थियोरी से रिलेटेड या फॉर्मूले से रिलेटेड हमें कोई पर्टिकुलर रिवीजन की कोई खासी ज़रूरत नहीं है। वी मे डायरेक्टली स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स बिकॉज back couple of lectures we had the discussion on these topics. So let's directly continue with the numericals. Okay, so this is our first question for today. Now in this question हमें ये बताया जा रहा है कि there is a set of 24 tuning forks and they are arranged in the series of ascending frequencies. So total number is 24 and the arrangement is ascending. Ascending का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगाया है इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। मतलब पहली फॉर्क से ज्यादा फ्रीक्वेंसी फॉर्क नंबर 2 की होगी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी फॉर्क नंबर 3 की होगी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी फॉर्क नंबर 4 की होगी एंड सो ऑन। नाउ इट सजेस्ट दैट कि हर एक फॉर्क जो है वो 4 बीट्स बनाता है विद द प्रीसीडिंग वन। आगे पीछे के जो फॉर्क्स हैं, फॉर्क नंबर 3 एंड 4, इन दोनों को अगर कंबाइनली प्ले किया जाता है तो 4 बीट्स बनते हैं। फॉर्क नंबर 4 एंड 5, इन दोनों को कंबाइनली प्ले किया जाता है तो 4 बीट्स बनते हैं। ऐसे हर एक प्रीसाइडिंग फॉर्क का आप और सिंपल समझ लीजिए नेबरिंग फॉर्क के साथ अगर हमने उसको प्ले किया तो इट विल जनरेट 4 बीट्स। अब क्वेश्चन हमसे कुछ लंबा चौड़ा पूछ रहा है कि हमें पता करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉर्क, 15th fork, last fork, 20th fork, 4 different values with a certain condition given to us is that the last fork is octave of the first. अब यहां सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये ऑक्टेव का क्या मतलब होता है। इसमें बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं और ऑक्टेव ऑन द काउंट गिनते हैं, दे से दैट इट इज 8 टाइम्स। नो, जब हम साउंड के लिए ऑक्टेव ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पर्टिकुलरली साउंड फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो ऑक्टेव का मतलब होता है डबल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ऑक्टेव का मतलब क्या होगा? डबल। तो ये जो सेंटेंस है ना कि लास्ट वाला फॉर्क फर्स्ट वाले फॉर्क का ऑक्टेव है, तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि फॉर्क नंबर 24 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क नंबर 1। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस तो ऑक्टेव का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे पर्टिकुलरली साउंड फ्रीक्वेंसीज के लिए? यस, डबल। डबल। कीप इन माइंड। अब इस क्वेश्चन को हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा अरेंजमेंट आपको यहाँ पे समझाने के लिए बनाता हूँ कि हमारे पास ऐसे मल्टीपल फॉक्स हैं। फॉक नंबर 1, फॉक नंबर 2, फॉक नंबर 3, फॉक नंबर 4 एंड सो ऑन सच दैट कि दिस सीरीज लीड्स टू अ टोटल फॉक नंबर 24। हम ये कह सकते हैं कि फॉक नंबर 1 की फ्रिक्वेंसी n1 है, देन n2, देन n3 एंड देन n4 एंड फाइनली n24। And keep in mind that के each next fork is higher in frequency. हर अगले fork की जो frequency होगी ना वो ज्यादा होगी because it is given to us ascending order. Okay. Now as per question अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं तो हमें ये लिखना चाहिए कि fork number 2 एंड fork number 1 अगर हमने साथ में प्ले किया तो इन्होंने कितनी fork frequency की बीट्स बनाई? 4 बीट्स। So n2 minus n1 has to be equal to 4. On the similar lines, see it carefully, n3 minus n1 अगर मैं ये करता हूं ना तो बेटा इसका आंसर 8 आ जाएगा। कैसे आप सोचो? तो फर्स्ट और सेकंड में कितने बीट्स हैं? 4। सेकंड और थर्ड में कितने हैं? 4। 4।
4, ऐसे सोचो कि थर्ड और फर्स्ट में कितने होंगे? 8, 8 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर हम और कंटिन्यू करते हैं ना, n4 माइनस n1 करते हैं, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर आना चाहिए 12। ठीक है, कैसे सोचो? 4, फर्स्ट और सेकंड में कितने बीट्स हैं? 4। 4, 4, सेकंड थर्ड में कितने हो गए? 4। 4, थर्ड फोर्थ में कितने हो गए? 4। 4, तो अगर हम डायरेक्टली n4 का कॉम्बिनेशन करते हैं n1 के साथ, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 टोटल कितना होना चाहिए? 12। 12, ठीक है, और इसी सीक्वेंस को बच्चों अगर हम और आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम लिख सकते हैं n5 माइनस n1 इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए 16। ठीक है, ऐसा नो। अब ये जो नंबर्स हैं, ये क्या हम ऐसे 24 तक बढ़ाते जाएंगे? तो नहीं, हम इसकी जो सीरीज है, ये जिस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है ना, उस पैटर्न को हम चेक करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये जो 4 बना है ना, ये कुछ ऐसे बना है, 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 इनटू जो भी नंबर ऑफ बीट्स है, तो उसका रिजल्ट ये है। आप सोचिए, आप 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 इंटू 4 आंसर क्या आएगा? 4। अब इसी 4, तरीके से आपने अगर यहां लिखा, तो सोचो आप क्या लिखोगे? 3 minus 1, 3 माइनस 1 इंटू जो बीट का फ्रिक्वेंसी है, बीट का फ्रिक्वेंसी तो 4 है ना, तो 4 लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर 8 मिल जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर आप बताते हो मुझे, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 4 माइनस 1 इंटू 4। सिमिलर वे में अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे? 5 माइनस 1 इंटू 4। बट अगर ये सीक्वेंस हम इसी तरीके से कैरी करते जाते हैं सेम वे में, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे मुझे लिखना पड़ेगा n24 माइनस n1 इज इक्वल टू, अब आप खुद ही बताओ, अब यहां पे कोई नंबर मुझे कैलकुलेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस पैटर्न पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या एक्सपेक्टेड आंसर आएगा? 24 minus 1, वेरी गुड, शाबाश। 24 माइनस 1 इन टू द बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ 4। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes sir, अब हम इस इक्वेशन के साथ यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन को, आगे बढ़ाएंगे। सो ये हो गया n24 माइनस n1 इज इक्वल टू, लेट मी कंटिन्यू इट राइटिंग लाइक दिस, 23 इंटू 4, अगर मैं गलत नहीं हूं तो n24 माइनस n1 इज इक्वल टू 23 इंटू 4 कितना हो गया? 12 एंड 9, 92। ठीक, बट हमें एक कंडीशन दी गई है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो 24th फॉर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फॉर्क, डबल ऑक्टेव। तो लेट्स पुट इट अप हियर, n24 हटाता हूं मैं, उसकी जगह पे लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ n1 एंड देन माइनस n1 इज इक्वल टू 92, एंड फाइनली आई विल बी गेटिंग एन आंसर ऑफ frequency of first fork to be equal to 92 hertz. Now use this condition to figure out the frequency of 24th fork. So n24 is equal to 2 times of n1. Therefore n24 is equal to 2 into 92. Finally we will be getting n24 is equal to 184 hertz. चलिए, फर्स्ट भी आ गया, लास्ट भी आ गया। अब फिर हमें कुछ और रैंडम फॉक्स के बारे में बोला गया है, 15th और 20th फॉर्क के बारे में। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके की इक्वेशन उसके लिए भी लिखनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन करें कि अगर हम 15th फॉर्क के लिए कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर्क नंबर 15। सो आई मे कंटिन्यू द इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, फॉर्क नंबर 15 माइनस 1 इज इक्वल टू, व्हाट शुड आई गो फॉर? 15 minus 1, वेरी गुड, 15 माइनस 1 इन टू द करस्पॉन्डिंग बीट फ्रिक्वेंसी एंड दैट इज 4। और ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं बच्चों, ये मुझे एक पैटर्न ऐसे मिलता है। ठीक है ना, तो इस पैटर्न को हमें याद रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कोई आपको शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं दूंगा, बल्कि मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इस फ्लो को ही याद रखिए। एक दो बार ही हम कर लेते हैं तो हमको फौरन समझ में आ जाएगा। आई विल नॉट गिव यू एनी शॉर्टकट फॉर्मूला कि भाई ये नंबर वो नंबर कर लो, ऐसा करो वैसा करो, नो। ठीक, नाउ इन द करंट सिचुएशन वी आर वेल नोन विद द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फॉर्क एंड दैट इज 92।
15 minus 1 will become equal to 14. 14 into 4. Yes. 14 into 4 will become 56. Finally, the answer for 15th fork is equal to 56 plus 92 taking on the other side. We will be getting N15 is equal to how much? 8? 14. 114. So this will be 148 hertz. Now I wanted to listen the another part of the question from your side. We are supposed to determine the frequency of fork number 20. Just continue. What should I write further? Am I correct? Correct? Yes. Yes, sir. And 20 minus 92 is equal to, this will become 19 into 4. And 20 is equal to 19 into 4. 76. Plus, this will go on the other side, 92. Final answer. 168. Yes, that will be 168 hertz. So ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है. सो दिस वे हम इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं. अब यहाँ पे हम चाहें तो एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला या एक छोटी सी कंडीशन चाहें तो हम लिख सकते हैं. एंड दैट कैन बी रिटन एज के फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क minus frequency of first fork is equal to last number minus 1 multiplied by whatever the beat frequency is. ठीक? Yes, sir. Getting the idea? अच्छा, ये लास्ट हमेशा लास्ट ही होगा ऐसे जरूरी नहीं है. अब 24 फॉर्क हैं तो आप बीच में का कोई भी नंबर भी उठा सकते हो. जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ 12th फॉर्क, तो आपने यहाँ लिखना क्या है? frequency of 12th fork minus frequency of first fork 12 minus 1 into the value of beat frequency. कैलकुलेशन पूरा कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा. Are things clear? Yes, sir. Now the same question हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है. सेम क्वेश्चन है. हमने ये कहा कि सॉल्व द अबव प्रॉब्लम फॉर डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. पूरे आंसर्स बदल जाएंगे बेटा. अभी डिसेंडिंग अरेंजमेंट, ऑफ कोर्स कंडीशन हमें ये वही दी है, ऑक्टेव ऑफ लास्ट है. फर्स्ट फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट. तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये निकलता है कि n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n24. फर्स्ट इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट. लास्ट इज नॉट ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट. यहां देखो क्या दिया था इसने, लास्ट फॉर्क साउंड्स ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट. तो लास्ट 24 है, फर्स्ट का ऑक्टेव, फर्स्ट का डबल. यहां क्या बोला इसने, फर्स्ट साउंड्स ऑक्टेव ऑफ लास्ट. तो ये फर्स्ट फॉर्क ऑक्टेव ऑफ लास्ट मतलब डबल ऑफ n24. आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. अब देखिए कैलकुलेशन में ना कितना फर्क पड़ता है. यहाँ पे इस डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है कि सबसे बड़ा फॉर्क n1 होना चाहिए, फिर उसके बाद n2 होना चाहिए, फिर उसके बाद n3 होना चाहिए, और ऐसे करते करते लास्ट में सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्क जो है ना वो n24 होना चाहिए. तो आपने ये बड़े केयरफुल तरीके से समझना है कि जब आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 4. ये फर्क है. देखो आपने यहाँ क्या लिखा था, n2 माइनस n1 लिखा था क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था. n2 बड़ा है, n1 छोटा है, इसलिए आपने पॉजिटिव नंबर के हिसाब से ये लिखा. अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन बड़ा है यहाँ पे, n1. n2 छोटा है, अब ये 4 हो गया. अब आप सोचे बच्चों, अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं नेक्स्ट के साथ, तो n1 माइनस n3 क्या लिखना चाहिए मुझे, 8. सिमिलरली मैं लिखना चाहता हूं n1 माइनस n4 क्या लिखना चाहिए, 12. n1 माइनस n5 क्या लिखना चाहिए, 16. इसी चीज को बेटा आप अब कैरी कर लो. डिफरेंस वैसे ही निकालो, 2 माइनस 1 इंटू 4. डिफरेंस वैसे ही निकालो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 माइनस 1 इंटू 4, 4 माइनस 1 इंटू 4, 5 माइनस 1 इंटू 4. और आप बच्चों अगर ये ऑर्डर इसी तरीके से कैरी करते जाते हो और आप अगर लास्ट फॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को लिखते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा n1 माइनस
n24 इज इक्वल टू, गेट मी द नंबर, आंसर विल बी 24 माइनस 1 इंटू 4। क्या कहते हो? Yes, sir. अब बस आपको कैलकुलेशन पूरा करना है, तो ये वाली इक्वेशन के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। दैट इज n1 माइनस n24 इज इक्वल टू 24 माइनस 1, दैट विल बिकम 23 इंटू 4। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से सोचें तो n1 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ n24 माइनस n24, ये सॉल्यूशन मुझे देगा आंसर 92। फाइनल आंसर n24 इज इक्वल टू 92 हर्ट्स। अब वाकई अगर n24 92 हर्ट्स है तो n1 कितना होना चाहिए? सो 2 टाइम्स ऑफ n24, सो n1 इज इक्वल टू 2 इंटू 92, n1 इज इक्वल टू 184 हर्ट्स। तो नंबर तो उल्टे हो गए, है ना? पहली वाली फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले को चली गई, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाले को चली गई। कितना फर्क पड़ा अगर हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से चेंज करते हैं तो। अब इसमें 2-3 और चीजें हैं, हमें ये भी तो निकालना है कि 15 नंबर फॉर्क का वैल्यू क्या आएगा और 20 नंबर फॉर्क का वैल्यू क्या आएगा। क्या आप यहाँ पे एक कंटिन्यूड इक्वेशन मुझे बता सकते हैं? यस, n1 माइनस n15, सही जा रहा हूं मैं? Yes, sir. 15 माइनस 1 इंटू 4, n1, तो ये मुझे मिला नंबर 184 माइनस n15 मुझे निकालना है। 14 इंटू 4 अगर मैं यहाँ पे करता हूं, 14 इंटू 4, सो दिस विल गिव मी एन आंसर ऑफ 56. 56। फाइनली मैं देखता हूं n15 इज इक्वल टू 184 माइनस 56, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आंसर? 128. कितना? 124. 124 हर्ट्स। चलिए मैं इसको क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, आप अपने 128 28. ओके, इतना। अब इसी बात को आप कैरी कर लें, आप निकालें 20th नंबर का फॉर्क, मतलब 20वें नंबर का, तो n1 माइनस n20 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? 20 माइनस 1 इंटू फॉर्क फ्रिक्वेंसी, n1 तो अपना 184 हो गया है, माइनस n20 हमको फिगर आउट करना है, दिस विल बी 19 इंटू 4, therefore n20 is equal to 19 into 4 will become 76, है ना? Just write it in a very correct way, 184 माइनस 76, माइनस करें और फाइनल आंसर बता दें। 108. 108. 108। अब इसमें ना एक नोटिसेबल बात यह है कि वही फॉर्क्स का अरेंजमेंट, सेम फॉर्क्स का अरेंजमेंट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है तो ये तो जरूर होता है कि लास्ट फॉर्क विल टेक द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फॉर्क एंड फर्स्ट फॉर्क विल टेक द वैल्यू ऑफ लास्ट फॉर्क, लेकिन इंडिविजुअल जो वैल्यूज डेवलप होती हैं बीच में, 15 नंबर 20 नंबर, ये पूरी की पूरी बदल जाती हैं। इनका एक्सचेंज किसके साथ होगा इसका एस्टिमेशन किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, बट कोई ऐसा अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड कैलकुलेशन पूरा कर लें। अब जैसे देखिए 15th नंबर का फॉर्क इस तरीके के डिसेंडिंग अरेंजमेंट में 128 हर्ट्स होता है और पहले था 148 हर्ट्स। वहीं 20 नंबर का फॉर्क पहले असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से था 168 और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आ गया 108। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम डायरेक्टली कोई तुक्का ना लगाएं, डायरेक्ट कोई इंटरचेंज्ड वैल्यू वहां पे ना लिखें, रादर एक छोटा सा हल्का फुल्का कैलकुलेशन आप पूरा कर लें, इसमें कोई गलती नहीं होगी एंड वी विल बी कंफर्म विद आवर आंसर। हाँ, ये जरूर होगा कि फर्स्ट और लास्ट फॉर्क वैल्यूज जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, विच कैन बी डायरेक्टली प्रिडिक्टेड। क्लियर होगी बात? Yes, sir. ओके, लेट्स टेक दी अनदर वन। अब मैं इसको बहुत ज्यादा देर तक हैंडल नहीं करूंगा, क्वेश्चन को तेजी से करेंगे, ठीक? डायरेक्ट करने वाले हैं, वो ध्यान से देखें बेटा। अ सेट ऑफ 31 ट्यूनिंग फॉर्क्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीधा सा मतलब क्या हुआ बच्चों? N1 is greater. इज ग्रेटर एज कंपेयर टू n31। वो बीच में 2 3 4 5 6 सब आ गए,
ठीक है, मतलब पहला फॉर्क हमेशा बड़ा रहेगा, फिर अगला उससे कम, अगला उससे कम, अगला उससे कम, अगला उससे कम, एंड सो ऑन। ये कितने बीट्स बना रहे हैं बच्चों? 5. 5 पर सेकेंड। ये भी हमें चेक कर लेना चाहिए हमेशा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन का डेटा हमें थोड़ा सा पजल करके दिया जाता है, तो पर सेकेंड की बजाय पर 2 सेकेंड, पर 3 सेकेंड भी बोल सकता है वो। Now here to calculate first, last, 15th and 24th fork, of course the condition is always this way only. ऑक्टेव कंडीशन हमेशा होती है। मैंने आपको ऑक्टेव का मतलब क्या बताया बेटा? डबल. लेवल पर ऑक्टेव का मतलब क्या बताया मैंने आपको? डबल. डबल होना। अच्छा, कौन सा फॉर्क किसका डबल है? तो फर्स्ट फॉर्क ऑक्टेव है लास्ट का, N1 हम is लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n31। डन? यस। yes. मैं यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं करने वाला, मैं सीधी सीधी अपनी बात लिखूंगा। n1 माइनस n31 इक्वल 31 माइनस 1 into 5. That's it. Done? Yes, sir. All of you getting it right? Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं ना? पूछ लिया अगर डाउट है तो फिर मैं रुकता हूँ। No, sir. चलिए, अब n1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ n31 माइनस n31, 31 माइनस 1, 30, 30 इंटू 5, 150। फाइनल आंसर 31st फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हो गई 150 हर्ट्ज। अब देखिए, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई कैलकुलेशन हमें यहां नहीं करना पड़ा, अगर हम कुछ चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं तो। अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आप मुझे यहाँ ये बता दें कि फिर फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना? Yes, sir. 2 इंटू 150, आंसर क्या हो गया? 300 हर्ट्ज। डन? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टेक द 15th एंड 24th, सॉरी 25th फॉर्क। इसमें भी मैं कोई टाइम पास नहीं करूंगा, सीधे सीधे लिखने वाला हूं मैं। n1 माइनस n15 इज इक्वल टू 15 माइनस 1 इंटू फ्रिक्वेंसी 5। n1 हमने निकाला 300 माइनस n15 इज इक्वल टू 14 इंटू 5, 70. 14 इंटू 5, 70। n15 इज इक्वल टू 70, 300 में से हम माइनस कर देते हैं तो आंसर आता है 230 हर्ट्ज। कितना आसान है ना? ठीक से करें तो एकदम आसान है। चलिए, आप 25th का बताना चाहेंगे? एनीवन? N1 minus वेरी गुड, N25. करेक्ट है। 25 minus 1 into 5. करस्पॉन्डिंग बीट फ्रीक्वेंसी 5, दैट्स इट। n1 है 300 माइनस n25, फिगर आउट करना है। 24 इंटू 5, 120, n25 माइनस करने के बाद 180 हर्ट्ज। डन? Yes. ओके, वेरी गुड। चलिए, एक और देखते हैं। ये जो बीट्स है ना, मैं इसको अलग अलग 3 लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल्स को डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें कुछ जनरल कैलकुलेशंस मैंने आपको बताए। आज थोड़े से इस तरीके से नंबर्स के साथ कैलकुलेट करना है। अगले इसमें थोड़े मिक्सचर्स आएंगे जिसमें डॉपलर इफेक्ट का रोल भी हम इंक्लूड करेंगे एंड सो ऑन। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है उसे कहीं ना कहीं टच करें, उसको कवर कर लें। Now in this question, a set of 12 tuning forks are arranged in increasing order. Now this is also important कि order यहाँ increasing है, तो n1 is less as compared to n12. ठीक? Yes, sir. Now each tuning fork produces y beats per second with the previous one. अब ये y नंबर हमको पता नहीं है कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, बस ये y बनाता है।
अच्छा, द लास्ट फॉर्क इज एन ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। चलो ये कंडीशन हमारे काम की है। तो लास्ट फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 12th फॉर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फॉर्क का। क्लियर विद दिस? ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब डबल। Yes, sir. फिर और आगे कंडीशन दे रखी है इसने कि जो 5th ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 90 है, तो N5 इज इक्वल टू 90 हर्ट्ज। फिर हमसे सवाल कर रहा है कि Y पता करें और फर्स्ट और लास्ट की फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करें। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फिगर आउट व्हाट इज Y, वी आर आल्सो इंटरेस्टेड टू फिगर आउट N1 एंड वी आर आल्सो इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट N12। ठीक, क्वेश्चन को घुमा फिरा के इधर उधर की बात करके दिया गया है, बट द प्रोसीजर, द मेथड ऑफ सॉल्यूशन, द कंसेप्ट बिहाइंड द सॉल्यूशन इज exactly same. Let me write an equation for it. Here I may be writing an equation something like this: N12 minus N1 is equal to, ठीक है, 12 minus 1 into Y। क्या कहते हो? Yes. ठीक है ना। ये प्रीवियस वाले दो क्वेश्चंस अगर आपने बहुत ध्यान से देखे ना, तो ये इक्वेशन आपको समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फौरन ही आप पकड़ लेंगे इस बात को। अब देखो बेटा, ये वाली कंडीशन अगर ऑक्टेव वाली कंडीशन के हिसाब से मैं सोचता हूं ना, तो N12 अपना क्या लिखा जा सकता है? 2 टाइम्स ऑफ N1 माइनस L1 इज इक्वल टू 11Y। ठीक है, तो पता चलता है कि N1 इज इक्वल टू 11Y। कीप दिस फैक्टर एज इट इज। अभी कोई परफेक्ट आंसर हमने नहीं निकाला है, बट हमको एक कंडीशन तो मिल गई एटलीस्ट। अब मैं जब डेटा चेक करता हूं तो इसमें मुझे 5th वाले फॉर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो व्हाई नॉट टू यूज अ कंडीशन फॉर 5th फॉर्क। तो 5th फॉर्क की कंडीशन मैं यूज करता हूं N5 माइनस N1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है ना हमने, तो बड़ा पहले आएगा। N5 minus N1. Can you tell me what can I write? 5 minus 1. Very good. 5 minus 1 into, we are not aware of the value of frequency, तो Y जो उसने दिया हमको। अब N5 का अपना खुद का वैल्यू ना हमको 90 बताया है, माइनस N1 हमने अभी अभी निकाला, वो आया था 11Y, और 5 minus 1 ये हो जाएगा 4Y। सो आप देखें केयरफुली, तो 90 इज इक्वल टू 11Y। चलिए, सॉरी 11 and 4 15Y, 15Y, सॉरी फॉर दैट, 15Y। तो अपना तो काम हो गया, Y तो निकल गया, 90/15 हुआ 6। तो हर एक फॉर्क जो है वो 6 बीट्स बना रहा है, तो ये Y का आंसर तो हमें मिल गया। अब हमें N1 भी निकालना है और N12 भी निकालना है, तो N1 तो बेटा यहीं से निपट जाएगा, इसी बात को कैरी कर लेना आप, N1 यहीं से आ जाएगा। Yes. N1 इज इक्वल टू 11 इंटू Y का वैल्यू 6, तो N1 इज इक्वल टू 66 हर्ट्ज। अब आपको अगर फाइनली N12 निकालना है तो वो भी यहीं से आ जाएगा। देखो, N12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N1, तो आंसर हो गया 2 इंटू 66। यस, 132 हर्ट्ज। डन। तो थोड़ा घुमाने की कोशिश की है कि भाई ये Y है, वो अमका डमका, कोई खास उसमें ऐसी बात मुझे तो नहीं लगी कि भाई चलो बहुत कंफ्यूज हो गया, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन। आइए एक और देखते हैं, कुछ कुछ इसी तरीके का है। लेट्स ट्राई टू गो फॉर। हाँ, इस क्वेश्चन में वो वैक्स वगैरह हमने लगाया था कल वाले लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा ना कि हमने थोड़ा सा वैक्स अप्लाई कर दिया, या फिर हमने उसको पॉलिश करके फाइलिंग कर दी उसकी, थोड़ा सा उसको थिन बना दिया। वी नो वेरी वेल के वैक्स करने के बाद जो है फॉर्क की अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और फाइलिंग करने पर फॉर्क की अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। तो कंडीशंस आर क्वाइट क्लियर विद अस, बट लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन एंड ट्राई what are the given conditions, what are the given situations to us. Now a tuning fork produces 4 beats per second with another fork of frequency 256 hertz. So we have been provided with the 2 forks.
वन अननोन वन नोन, एक अननोन है एक नोन है। लेट मी से कि ये वाला जो गिवन है ना हमको, ये 256 हर्ट्ज का है। इन दोनों को अगर हमने कंबाइनली प्ले किया तो हमें मिलता है 4 बीट्स पर सेकेंड। ये रही वो बात, 4 बीट्स पर सेकेंड। सो इस बिना पे बेटा मैं सोचता हूं तो ये जो अननोन वाला है ना, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। एक वैल्यू इसकी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 252 हर्ट्ज और दूसरी वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 260 हर्ट्ज। क्या ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुई कि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. Because the beat frequency is nothing but a kind of extra lesser number or an extra number to it. इसमें से उतना कम कर लो या इसमें से उतना ऐड कर लो तो वही दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी का एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है। अब हमने क्या करना है, तो हमने क्या किया, तो हमने इसमें से जो अननोन फ्रीक्वेंसी वाला था ना फॉर्क, उस पे वैक्स लगा दिया। तो ये मैं डायग्राम दोबारा यहाँ पे बनाता हूं। अब मैं ये जरूर जानता हूं कि वैक्स लगाने के बाद अननोन फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे वैक्सिंग कर दी इसकी, ठीक है। सो वी जस्ट अप्लाइड लिटिल वैक्स ऑन टू इट। प्रीवियस वाला जो फॉर्क था उसमें कोई चेंज नहीं है, तो इट इज स्टिल 256 हर्ट्ज, नो चेंज। बट यू सी कि वैक्स लगाने के बाद जब हम इसे साथ में प्ले करते हैं तो ये 6 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया हमारे लिए, ये 6 दे रहा है। अब यहां हमें समझना पड़ेगा। तो 6 बीट्स पर सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूं तो इसकी दो एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या हो सकती हैं? 250. एक आंसर हो सकती है 250 हर्ट्ज, करेक्ट है, 260. Yes. और दूसरा हो सकता है 262 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वैक्सिंग है, इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क मस्ट क्या Decrease. Degree. डिक्रीज। फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो कम होनी चाहिए। तो क्या चॉइस करें? 252. तो 250 आ रहा है, 260 भी तो डिक्रीज ही बता रहा है। नहीं बढ़ रहा ना, 260 और 262. क्यों? 250 भी तो डिक्रीज है। अगर मैं 260 मानता हूं तो उसके हिसाब से तो 250 भी तो डिक्रीज है। तुम इसको और इसको क्यों चेक कर रहे हो? इसको और इसको भी तो मैच कराओ ना। ऐसा थोड़ी है कि ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच होगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच होगी, ऐसा है क्या? No. ठीक है। अब इसमें एक और बात समझने की है। अगर मैंने 252 ले लिया, वैसे तुमने सही बोला, अगर मैंने 252 लिया तो जितनी मैग्नीट्यूड से बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है उतने ही मैग्नीट्यूड से यहाँ पे ये घटी है। 2 के मैग्नीट्यूड से बड़ी. हाँ, तो यहाँ 4 से 6 हो गया और ये 52 से 50 हुआ, तो जितना मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर हुआ है उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज चेंज जो है वो बीट की फ्रीक्वेंसी में हो गया है। इट्स मोर रिलेवेंट टू से कि बिफोर वैक्सिंग द फ्रीक्वेंसी वाज 252, है ना? Yes. Yes. अब अगर मैं 260 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं तो 250 तो डिक्रीज है, 260 तो इंक्रीज है, चलो ये तो हो ही नहीं सकता। 250 भी तो डिक्रीज ही है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जितने मैग्नीट्यूड से ये फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है 10, 60 का 50 हो गया, इतना बड़ा डिक्रीज तो उतना ही बड़ा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स में भी होना चाहिए था। Yes. वो तो मैच नहीं हो रहा है, वो तो बस 2 से बड़ी है ना? तो यहां जितनी मैग्नीट्यूड से फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क चेंज हुआ है उतनी ही मैग्नीट्यूड से फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स में भी चेंज आ रहा है। तो ये ज्यादा रिलेवेंस है, ज्यादा रिलेटिवली इस बात को ये कंफर्म करता है कि बिफोर वैक्सिंग द फ्रीक्वेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी 252। Yes. ठीक।
तो आंसर हमारा बनेगा बिफोर वैक्सिंग फ्रीक्वेंसी was 252 hertz. Clear a point? Yes. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12। एक ट्यूनिंग फोर्क A है एंड देन अनदर ट्यूनिंग फोर्क वी हैव हियर इज B, A and B, and they are supposed to produce notes of 256 and 262 hertz. तो इंडिविजुअल वैल्यूज हमें इसने बता दिया। A के लिए 256 और उसी तरीके से B के लिए 262 respectively. So let me mention these numbers. Na is equal to 256 and B is equal to 262 hertz. Now there is an unknown note sounded at the same time with A produce beats. When the same note is sounded with B, beat frequency is twice as large. मतलब एक तीसरी अननोन फ्रीक्वेंसी है, अननोन फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसे F लिखता हूं। फ्रीक्वेंसी पता नहीं है। जब ये फ्रीक्वेंसी हमने A के साथ प्ले की तो उसने जितने बीट्स बनाए उससे डबल बीट्स वो B के साथ प्ले करने पे बनाता है। तो फिर हमें पता करना है कि वो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या है। ये क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होता अगर ऑप्शन नहीं दिए जाते। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ता और मैं इसका डायरेक्ट थॉट प्रोसेस ऐसे रखता कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये A और B के बीच में नहीं होनी चाहिए। डबल बीट की बात है ना, Yes. एग्जैक्टली मिडिल नंबर नहीं होना चाहिए इनका। बात समझ आ रही है? एग्जैक्टली मिडिल नंबर नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं इसे ऑप्शन वाइज चेक करूंगा। अब सोचिए अगर मैंने 268 ले लिया तो वो A के साथ कितने बीट्स बना रहा है? 12 बना रहा है ना। Yes. B के साथ कितने बना रहा है? 6 6 बना रहा है। ये तो रिवर्स कंडीशन हो गई, B के साथ डबल बनने चाहिए। ठीक है ना? Yes. अच्छा, अगर वो अननोन फ्रीक्वेंसी 250 होती है तो वो A के साथ कितने बना रहा है? 6। 8. और B के साथ कितने बना रहा है? 12. 12। तो ये डबल हो गया। हम्म तो मैं अगर एग्जाम में हूं तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा, और फिलहाल मैं एग्जाम में नहीं हूं तो यहां देखते हैं A के साथ कितना बना रहा है ये? 4. 4। और B के साथ कितना बन रहा है? 2. ये भी रॉन्ग हो गया। A के साथ कितना बन रहा है? 2. A के साथ 2 बन रहा है। B के साथ कितना बन रहा है? 4. 4। ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना, ये भी तो पॉसिबल है। हमें तो Yes, बस sir. यही देखना है ना कि एक के साथ जितने भी पॉसिबल बीट्स बन रहे हैं दूसरे वाले के साथ उसका डबल बनने चाहिए। हाँ, अगर मैं एग्जाम में हूं और सिंगल करेक्ट एमसीक्यू मेरे सामने है तो मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। बट ठीक है, अब ये हो सकता है मल्टीपल करेक्ट आ गया होगा। ठीक। Yes, sir. ओके, सो कंडीशनली हमें इसे चेक करना पड़ा, बाकी इसमें कोई फिजिक्स नहीं था मेरे ख्याल से। कोई फिजिक्स की बात नहीं थी इसमें से, बस नंबर्स का हमें अंदाजा लगाना था कि करेक्ट आया या नहीं। वेल, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों करवाए थे आपको, है ना? Yes, sir. तो उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि प्रीवियस लेक्चर में 13 14 हो चुके हैं तो हम देखते हैं क्वेश्चन 15। नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड इफ देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ साउंड। कितने बीट सुनाई देंगे अगर ऐसे 3 सोर्सेस हैं? एक की फ्रीक्वेंसी n-1 है, एक की फ्रीक्वेंसी n है और एक की फ्रीक्वेंसी n+1 है। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग टू बी इजी, अगर मैं मानता हूं कि n इज इक्वल टू 200, तो वो कौन से 3 फ्रीक्वेंसीज हुए हमारे पास?
एक 200 हो गया, एक क्या हुआ 199, और एक क्या हुआ 201। अब इन तीनों को साथ में प्ले कर दिया हमने, तो हमको कितने बीट्स मिलेंगे सोचो। 200 और 199 ये एक बीट दे सकता है, 1 बीट पर सेकेंड। 200 एंड 201 ये भी कितने बीट्स देगा, 1 पर सेकेंड। 199 एंड 201 ये कितने देगा, 2। तो पर सेकेंड अगर हमको 2 बार 2 टाइम्स वैक्सिंग वैनिंग ऐसे होके मिलता है, तो हमको 2 बीट्स पर सेकेंड सुनाई देगा, ना कि 1 बीट पर सेकेंड। ठीक है, यह बात समझने की चल रही है, हर्ड। इमेजिन करते हैं कि एक आदमी है ना, 1 सेकंड में सिर्फ एक बार बीप ऐसे बोलता है, बीप। 1 सेकंड मतलब एक क्लॉक है, मान लीजिए ऐसे आदमी क्यों ले लें, क्लॉक है, 1 सेकंड में एक बार बीप 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 ऐसे बोलता है। एक दूसरी क्लॉक है जो 1 सेकंड में 2 बार बोलती है, बीप बीप 1 सेकंड में। अब आपने दोनों को एक साथ रखा, तो आपको 1 सेकंड में एक बार सुनाई देगा या 1 सेकंड में 2 बार सुनाई देगा, 2 बार। अब कुछ होशियार बच्चे तो यहाँ पे बोलेंगे सर 1 सेकंड में 3 बार हो जाएगा, एक बार इसका 2 बार उसका 3 बार तो बिल्कुल ही नहीं बोलना, क्योंकि 1 सेकंड के लास्ट हिस्से में जो हो रहा है ना बीप, वो तो दोनों का ओवरलैप हो जाएगा, एक ही सुनाई देगा वो। यस सर। तो सुनने के हिसाब से सोचो ना, आप हियरिंग के हिसाब से सोचो ना, तो हमको 2 ही बार सुनाई देगा, क्योंकि पहले वाले का जो बीप है और दूसरे वाले का जो दूसरा बीप है वो ओवरलैप हो जाएगा। यस सर। पक्का ना? तो कितने बीट्स हो गए, 2 ओनली 2, नॉट 3। नहीं तो बोलेंगे इसका एक इन दोनों के 2, ऐसा मिला के तो 4 बोल देंगे तुम लोग, और होशियार है तुम लोग। नहीं होगा ना ऐसे? यस नहीं। ओके, यहाँ ओवरलैपिंग की कंडीशन भी हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब इस पे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी बस नंबर के हिसाब से सोचना है, मेरे ओपिनियन में तो नंबर के हिसाब से सोचेंगे हम लोग। देयर इज अ सेट ऑफ 4 ट्यूनिंग फॉक्स, वन विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग एट 550। तो एक लोवेस्ट जो है ना हमारा वो 550 वाला है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। लेकिन ऐसे ना हमारे पास 4 हैं टोटल, जो है ना हमारे पास ऐसे 4 फॉक्स हैं, उसमें का सबसे कम 550 है। अब इनको हमने अलग अलग टाइम पे प्ले किया, या एट ए टाइम मान लें प्ले किया, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ बीट्स मिल सकती हैं। कभी कभी 1 बीट्स पर सेकंड मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, कभी 5, कभी 7, कभी 8। तो फिर ये पूछ रहा है कि बाकी के कौन कौन से बीट्स हैं। अब मैं इसमें रैंडमाइज कर सकता हूं, सर्च करते बैठ सकता हूं, ट्रायल एंड एरर जिसे बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी लगा लगा के मैं सर्च कर सकता हूं। बट इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ऑप्शन उठा के चेक करें। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने पहले वाले ऑप्शन से अपना एनालिसिस शुरू किया, ये फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो 550 और 552 कितने बीट्स देंगे, 2 तो 2 है। 52 53 कितने देंगे, 1 1, तो ये भी है। 50 53 कितने देंगे, 3, तो ये भी है। 52 56 कितने देंगे, 6। हाँ 52 56 सॉरी 568, तो 8 भी है। अब बचता क्या है 5 और 7। 53 और 560 ये भी कितना देगा, 7। लेकिन कोई कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा इन चारों में कि 5 बन जाए। तो इसका मतलब इस ऑप्शन को क्या करना चाहिए हमें, रिजेक्ट, फॉल्स। ठीक है ना? अब देखते हैं बी ऑप्शन, 57 58 1 हो जाएगा। 58 60 2 हो गया। 57 55 60
3 3 भी हो गया। 50 और 57, 2 अरे 50 57 7 7 7 है ना, तो 7 भी हो गया। बस हाँ 50 और 58 8 भी हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 5 का नहीं मैच, ये 5 भी का दे कोई मैच नहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो 5 में गड़बड़ हो रही है। अब इधर आते हैं, 52 53 1 1 दे दिया। 50 52 2 दे दिया। 50 53 3 3 दे दिया। 53 58 5 5 दे दिया, है ना। अब सोचें, 50 58 50 58 8 भी दे दिया, है ना। यस सर 7 नहीं दिख रहा है इसमें, कोई 7 की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, नहीं है। तो 7 में अटक गए हम लोग, तो इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये वाला देखते हैं, 50 51 1 1 हो गया। 51 53 2 2 हो गया। 50 53 3 3 भी हो गया। 53 58 5 5 हो गया। 51 58 7 7 हो गया, और 50 58 8 8 हो गया। मतलब करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता है, बस दैट्स इट। क्लियर हो रही है बात? यस ओके, चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, देन विल स्टॉप। छोटे छोटे ले रहा हूं, ज्यादा कोई बड़े नहीं। यहाँ 2 ट्यूनिंग फॉक्स के बारे में बात चल रही है, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो 250 हर्ट्ज एंड 256 हर्ट्ज है। नाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस बीट्स, तो कितने बीट्स बनाएंगे ये? 6 बीट्स पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा इसका? वैक्सिंग 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 या वेनिंग वेनिंग रिपीटेशन का टाइम पीरियड क्या हो गया? 1/6 1/6 सेकेंड्स, है कि नहीं? इस 1/6 सेकंड में क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा आपको। 1/6 सेकंड में क्या हो रहा है पता है? अगर वैक्सिंग है तो वेनिंग होके वापस से वैक्सिंग हो गया, इसी को रिपीटेशन बोलते हैं, टाइम टू रिपीट कम टू द सेम पोजीशन, बराबर। वैक्सिंग से दोबारा वैक्सिंग जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे। या ऐसे मान लें कि अगर वेनिंग है, कम साउंड है, तो फिर साउंड बढ़ेगा, फिर वापस से कम होगा। वेनिंग से दोबारा वेनिंग जाने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो इस 1/6 सेकंड में वैक्सिंग से अगेन वैक्सिंग होगा या वेनिंग से अगेन वेनिंग होगा। लेकिन हमसे इसने क्या पूछा कि आफ्टर हाउ मच टाइम द मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट द सेम प्लेस। पहले अभी हमको मैक्सिमम मिला, सॉरी स्टेटमेंट मुझे यहां से पढ़ना चाहिए। इफ अ मैक्सिमम इज मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व, मतलब हमको क्या मिल रहा है? वैक्सिंग मिल रहा है। हाँ तो ये पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद वेनिंग मिलेगा। ध्यान से समझिए, वैक्सिंग मिल रहा है, कितनी देर के बाद वेनिंग मिलेगा। तो ये बात बताइए मुझे कि इस 1/6 सेकंड में क्या हो रहा है? वैक्सिंग से दोबारा वैक्सिंग, ठीक है। लेकिन इनके बीच में वेनिंग है ना, वैक्सिंग के बाद डायरेक्ट वैक्सिंग नहीं आता, बीच में वेनिंग आता। यस सर। आप बच्चों अगर केयरफुली सोचते हो तो वैक्सिंग से वेनिंग में जाने का टाइम होना चाहिए T/2, करेक्ट है? यस सर। ओके, अब T कितना निकाला था हमने? 1/6 1/6 इंटू 2, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर हो गया 1/12। दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर। डन विद दिस? यस सर Okay, one last question. It is a match the column question. Not that lengthy, कोई खास कैलकुलेशन तो नहीं करना है, बट कुछ चीजों को समझना है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है और ये एक वाइब्रेटिंग स्ट्रेच्ड वायर से कंबाइन करके उसके क्लोज रखा गया है। A boy standing near the hears beats frequency n, तो एक लड़का बाजू में खड़ा है, वो दोनों फॉर्क और वायर साथ में प्ले हो रही है। जैसे वायर, गिटार की वायर होती है ना, हमने ऐसे प्लंग किया तो जोर से आवाज आती है अंदर से, बिल्कुल वैसे इमेजिन कर लें थोड़ी देर के लिए।
It is known that the frequency of tuning fork is greater than the frequency of stretched wire. Now this is the given condition to us. ये कंडीशन हमको गिवन है, ग्रेटर है किसकी, फॉर्क की फ्रीक्वेंसी वायर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो कॉलम्स को मैच करो बोल रहा है। तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर फॉर हियर। एक ट्यूनिंग फॉर्क है और बिल्कुल हम कहते हैं कि इसके बिल्कुल बगल में एक वायर है ऐसे। अब ये वायर अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएगी, ट्यूनिंग फॉर्क अपनी फ्रीक्वेंसी बनाता है। मान लें वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n1 है और करस्पॉन्डिंगली जो वायर की फ्रीक्वेंसी है वो n2 है। नोन फैक्ट हमको ये बताया है कि n1 इज ग्रेटर देन n2, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इन दोनों को बेटा हमने साथ में प्ले किया एज पर क्वेश्चन, तो कुछ बीट्स बनते हैं और वो बीट हम लोग लिख सकते हैं n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n। यस डन, क्लियर है यहां तक? यस सर। अब इससे पहले आगे बढ़ने से पहले ना मैं वायर के बारे में एक और फैक्ट आपको बताता हूं बच्चों। ये जो वायर की फ्रीक्वेंसी होती है ना n2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंशन के साथ। वायर में तुमने कितना टेंशन लगाया, रूट ऑफ टी। वायर को बहुत ज्यादा तान के तुमने पकड़ा ना तो उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जोर से प्लंग होगी वो, हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलेगा। तो ये एक फैक्ट हमको पढ़ना है, आगे इसी चैप्टर में आएगा, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से मैं वाइब्रेटिंग वायर का आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूं, तो आपको ये डेरिवेशन वहां पे समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए इतना आप याद रख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। टेंशन इंक्रीज होगा तो वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. अब ऑप्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं बच्चों। ऑप्शन ए बोल रहा है कि हमने ट्यूनिंग फॉर्क पे वैक्स लगाया। ऑप्शन ए, बेटा अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क पे वैक्स लगाता हूं ना तो उसका सीधा मतलब ये है कि मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता हूं। कर रहे यस, मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता हूं। तो सोचो अगर ये डिक्रीज हो जाता है तो इन दोनों का डिफरेंस तो कम हो जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। तुमको समझाने के लिए मैं एक नंबर देता हूं, समझाने के लिए। ये 10 है, ये 6 है, डिफरेंस क्या आता है? 4 है ना। अब ये 10 डिक्रीज हो गया ना बेटा, ये 8 हो गया, तो ये वाला नंबर क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। यस, इसका मतलब क्या समझ आया हमें? डिक्रीज हो रहा ना। इसका सीधा सा मतलब, सीधा सा कंक्लूजन इसका ये समझ में आया कि अगर हमने वैक्स लगा दिया तो फॉर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और ऐसा करने की वजह से बीट की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी कंपल्सरीली। कंपल्सरीली डिक्रीज होगी, मे वी की बात ही नहीं है इसमें, मस्ट है ये, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है हमने यहाँ पे, इसने हमको कंडीशन दे रखी है कि टॉर्क फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर ये कंडीशन ना देता तो ये इक्वेशन तो मैं दो तरीके से लिख पाता ना, n2 माइनस n1 भी तो लिख सकता था। सोचो अगर मैं इसको n2 माइनस n1 लिखता, जस्ट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं n2 माइनस n1, आप सोचो अगर n1 डिक्रीज हो जाता, सोचो, नंबर्स देता हूं बेटा आपके दिमाग में जाए अच्छे से। ये 10 है माइनस ये 6 है, आंसर क्या आता? 4। अब सोचो ये ना 6 की बजाय 4 हो गया, तो ये 4 की बजाय 6 हो जाता। यस, तो उस वक्त जब हमको ये कंडीशन नहीं देता तो ये भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था। तो यहां हम कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकते हैं या बोल पाते कि ये बीट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि कभी कभी डिक्रीज भी हो सकती है, कभी कभी इंक्रीज भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन हमको फ्रेम करके दिया गया ना, उसमें तो एकदम उसने साफ साफ बता दिया कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर नोन। तो ये n1 अगर वैक्स करने की वजह से डिक्रीज हो गया है तो बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। तो इसका मतलब ए का चॉइस ऑफ ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बी पे। बी पे आते हैं। Prongs of the tuning forks are filed. ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स को अगर हमने फाइल किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। जस्ट इमेजिन करो ये नंबर पहले 10 था, माइनस ये 6 था, ये 4 था। अब 10 की बजाय ये नंबर क्या होना चाहिए?
12। और अगर ये 12 हो गया तो ये नंबर क्या होना चाहिए? 6 है ना बेटा, बात समझ रहे हो? yes तो इसका सीधा सा मतलब ये माना जाएगा कि अगर हमने फाइलिंग करी है, ठीक है, हम अगर फाइलिंग करते हैं तो ऐसी सूरत में ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती है और उसी के नतीजे में बीट की फ्रीक्वेंसी भी कंपल्सरीली बढ़ेगी। कंपल्सरीली बढ़ेगी, इफ बट मे का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये कंडीशन दे दी इसने कि हमको ये ग्रेटर है। तो बी का मैच क्या होगा? P पी हो जाएगा। अब देखते हैं सी। सी के लिए क्या मैच हमें मिल सकता है? सी में बोल रहा है हमने टेंशन इंक्रीज किया। बच्चों अगर हमने टेंशन इंक्रीज कर दिया तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी यानी कि वायर की फ्रीक्वेंसी टेंशन के बढ़ने से बढ़ेगी। हाँ आप सोचो ये नंबर बढ़ गया, तो माइनस होता। आपको मैं डेटा दे देता हूं। 10 - 6 आंसर क्या आएगा? 4। और अब ये बढ़ा तो मान लेते हैं ये 6 की बजाय 8 हो गया, तो इधर का आंसर क्या आया? 2 सही है। yes तो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डिक्रीज डिक्रीज हो गई। पहले 4 आ रही थी, अब 2 आ रही है। ये मैच हमको प्रॉपर करना पड़ेगा। छोटा सा अलजेब्रा है, समझने की कोशिश करें, हल्का सा अलजेब्रा है इसमें, ठीक है ना? तो अगर हमने ट्यूनिंग फॉर्क की टेंशन को बढ़ाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर अगर बढ़ता है तो डिफरेंस कम हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो रहा है? yes sir तो सी का मैच क्या? क्यों? में नहीं है या मस्ट है या? सब मस्त ये कंपल्सरीली कम ही होगा, क्योंकि ये फैक्ट दिया हुआ है हमको कि n1 इज ग्रेटर एंड n2 इज लेसर। n2 - n1 का सवाल ही नहीं पैदा होता, n1 - n2 की ही इक्वेशन को हैंडल करना है, ठीक है? चलिए, अब अगर सब कुछ समझ आ गया है तो ये बताएं नेक्स्ट केस में कि अगर हमने टेंशन को डिक्रीज किया, टेंशन डिक्रीज किया तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कम होती। कम होगी। लेट मी गिव यू अगेन अ नंबर टू सॉर्ट इट आउट। ये 10 है मान ले और ये 6 है, तो आपको बीट कितना मिल रहा है? 4। आप सोचो अगर ये कम हो गया और कम होके ये 5 हो गया 5 तो ये भी 5 हो गया ना? n2 कम होता है तो बीट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ता। इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आप बात समझ रहे हैं बच्चों। यस सर। तो डी का मैच क्या है? पी पी है। तो ये आंसर्स हैं, ए के लिए क्यू, बी के लिए पी, डी के लिए भी पी और सी के लिए क्यू। अकॉर्डिंगली ये आर और एस किसी काम के नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरीके से बना के लिया गया है कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। सो आई थिंक आज के लिए यहाँ तक काफी है। इसके बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो अगली क्लास में हम लेंगे। अगली क्लास में हम बीट और डॉपलर इफेक्ट के कॉम्बिनेशंस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द लेक्चर ऑफ डॉपलर इफेक्ट, रिकॉर्डेड है, लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, तो एक बार उसे जरूर देखें। ओके, विल स्टॉप देयर।